हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर क्या लिया था, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। यहाँ हम उसका अपोजिट लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और उसका टाइट्रेशन कर्व कैसा बनता है। तो अगर हम एग्जाम्पल एक ले लें यहाँ पर वीक बेस का, तो अमोनिया ले सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल हम HCl ले सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, वीक बेस को हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है एज शोन इन दिस पिक्चर, और ब्यूरेट में हमने ले लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड और हमने इसका कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल रखा है दोनों का। 0.1 नॉर्मल या मोलर में लिख लीजिए इसको, ठीक है। मोलर लेके चलते हैं, मोलर इज मोर इजियर, सीधे सीधे मोल्स पर लीटर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने 50 ml अमोनिया ले लिया है यहाँ पर, अमोनिया सॉल्यूशन जो कि 0.1 मोलर है। अब इस चीज़ से एक चीज़ तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क में बेस ले रखा है, भले ही वो वीक बेस है, तो उसका जो pH होगा डेफिनेटली 7 से ज़्यादा होगा और बहुत हायर pH की तरफ नहीं होगा, क्योंकि वो वीक बेस है, तो थोड़ा सा लोअर pH की तरफ वो होगा। तो फिलहाल हम निकाल के तो देखेंगे ही कि इसका इस समय pH कितना है, वहीं से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। बट एक माइंड में रहना चाहिए कि हमारा जो pH होगा वो हायर साइड होगा, बिल्कुल जब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है उस टाइम पर, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फिर हम ग्राफ में उसको देख लेंगे रख के कि हम ठीक जा रहे हैं नहीं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा pH बिफोर टाइट्रेशन बिगिन, ठीक है। कौन सा pH, टाइट्रेशन शुरू होने से पहले का pH क्या होगा, ठीक है। यानी कि ये जो कॉनिकल फ्लास्क हमारे पास है, इसमें हमने जो अमोनिया सोल्यूशन ले रखा है 0.1 मोलर का, उसका pH कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब इसमें देखिए, क्योंकि वीक बेस है तो इसका डिसोसिएशन डेफिनेटली कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, कुछ इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा जिसके अकॉर्डिंग डिसोसिएशन हो रहा होगा। तो वो नोट डाउन कर लेंगे, दैट इज दिस Kb इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अब हमें अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, सॉरी वीक एसिड वीक बेस का फर्स्ट याद है, तो आप देखोगे, सॉरी वीक एसिड नहीं, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस वाला अगर हम याद होगा तो हमने क्या लिया था, Ka इक्वल्स टू अंडर रूट Ka नहीं सॉरी नंबर ऑफ H आयंस लिया था यहाँ पर, ठीक है। H आयंस की बात करें तो Ka डॉट कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, बेस है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ OH आयंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ OH आयंस यहाँ कैलकुलेट करना होंगे हमें, क्योंकि नंबर ऑफ OH आयंस हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि NH3 अमोनिया की बात हो रही है, नंबर ऑफ OH आयन कैसे मिल रहे हैं, तो रिएक्शन लिख के देख लेंगे अभी। तो इसका फॉर्मूला होगा Kb डॉट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ OH आयन इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले एक बार रिएक्शन आपको समझा देते हैं कि जैसे हमने अमोनिया को वाटर में लिया, ठीक है, तो वाटर में हाइड्रोनियम आयन भी है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो आपका अमोनिया होता है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव, ठीक है, H2। तो इस तरह से इस कंडीशन में ये रहता है। और इसको एलैबोरेट करें तो ये आपका, अगर डिसोसिएशन इसका दिखाएंगे आप, तो NH4OH की फॉर्म में रहता है प्लस H आयन, ऐसा लिख सकते हैं इसको,
ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको ये मिल रहा है वाटर के साथ में। तो इसीलिए देखो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ एचाइन दिखते हैं, दिखाई दे रहे हैं हमें। आइडली तो इसका रिएक्शन अलग होता है क्योंकि NH4OH भी है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसका डिसोसिएशन होता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। तो इसलिए इसको हम बेसिक फॉर्म में ही ज़्यादा रखेंगे क्योंकि OH आयन हमें यहाँ से मिल रहे हैं, और ये वाले एच आयन जो है ये वाटर के शो हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट बिकॉज ऑफ इसी यही रीज़न है कि जो इसका pH है वो बहुत हाई स्ट्रॉन्ग बेस की तरह नहीं होता है, स्लाइटली इसका लोअर होता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी रिएक्शन, कैसे ये OH आयन मिल रहे हैं हमें। अब बात आती है OH आयन का कंसंट्रेशन क्या है जिस टाइम पर हमने टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द टाइट्रेशन, इस कॉनिकल फ्लास्क में जो भी अमोनिया है उस समय उसका pH क्या है। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, अपना अंडर रूट 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू कंसनट्रेशन कितना लिया है हमने 0.1 मोलर, राइट। तो OH आयन की कंसनट्रेशन आ जाती है, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे जो OH आयन की कंसनट्रेशन फाइनली आएगी वो कुछ ये आएगी। अब POH निकालना है हमें, बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव लॉग हम बोथ साइड ले लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयंस एंड नेगेटिव लॉग ऑफ दिस आंसर जो भी आपका आया है। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन क्या होता है, POH। तो आपका POH जब आप माइनस लॉग ऑफ दिस निकालोगे तो आ जाएगा करीब 2.87 के अराउंड। अब हमें चाहिए क्या, देखिए हमने स्केल पे क्या रखा हुआ है, स्केल पे हमने रखा है pH और हमें पास है POH। तो क्या होता है, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, यानी कि यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू रख देते हैं तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस 2.87, यानी कि हमारा जो इस जगह पर जो pH आ रहा है वो आएगा हमारा 11.12 के समथिंग। ठीक है, कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यानी कि हमारा जो सबसे यहाँ पर स्टार्टिंग में जो pH आ रहा है वो स्टार्ट हो रहा है समथिंग 11.12 के अराउंड। यहाँ देखिए, यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना ग्राफ। ठीक है, तो अब तो हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया कि हमारा जो pH स्टार्ट हो रहा है, जो फ्रेश हमारा सोल्यूशन है उसका जो pH है वो 11.12 से हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट में अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ HCl यहाँ ब्यूरेट से इसमें ऐड करेंगे, राइट। तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन क्या हो रहा है, हमारे पास सोल्यूशन है उसमें HCl आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, अमोनियम सॉल्ट NH4Cl प्लस H2। ठीक है, अब ये देखो आप क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, यानी इलेक्ट्रोलाइट एक काइंड का बन गया है। तो हो क्या रहा होगा कि इसके बनने की वजह से अगेन क्या है, क्योंकि ये सॉल्ट है तो इसका भी डिसोसिएशन हो रहा होगा, और इसका डिसोसिएशन हो रहा होगा NH4Cl, जो कि ब्रेक डाउन हो रहा होगा NH4 प्लस एंड Cl आयंस। ठीक है, तो ये भी डिसोसिएशन हो रहा है। दूसरा हमारा कहाँ पर अमोनियम आयन भी बन रहा है, जो हमारा अमोनिया का सोल्यूशन है, मतलब कि NH3 हमने लिया हुआ था और एस वाटर के साथ लिया हुआ था, तो डेफिनेटली यहाँ पर अमोनियम आयन बन रहा है। ठीक है, विद OH आयन। ठीक है, ये जो मैंने रिएक्शन आपको पहले बताई थी उसका इक्विवेलेंट रिएक्शन अगर हम लिखें, फाइनल रिएक्शन, तो यही आती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर के साथ अमोनियम आयन बन जा रहा है, तो अमोनियम आयन के बाद हमारे पास OH आयन बच रहा है, तो ये आपके OH आयन आपको सोल्यूशन में मिल रहे हैं।
तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगेन हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि कौन सी कंडीशन आ जाती है यहाँ पर, अगेन बफर। यहाँ पर क्या फॉर्म होने लगा, अगेन बफर फॉर्म होने लगा। कौन सा बफर, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का बफर, यानी सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ऐसे जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के जो सॉल्ट होते हैं उनका पीएच जो होता है वो स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक साइड में होता है। इसलिए इसका जो मिड पॉइंट आएगा, जहां पर आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है, वो जो होगा वो 7 पे नहीं होगा बल्कि 7 से कम पर होगा। ठीक है, एसिडिक साइड में होगा। तो एक बार हम ड्यूरिंग द टाइट्रेशन हम क्या हो रहा है एट इक्विवेलेंट पॉइंट पर, उसकी कैलकुलेशन को दोबारा देख लेते हैं। तो एक बार हम हाफ ऑफ द वे पे भी देख लेते हैं। जब हमने इसमें 25 ml HCl ऐड कर दिया है, ठीक है, तब हम इसमें देखेंगे बेस की और सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन बची है। याद आ गया होगा आप लोगों को, और आ भी जाना चाहिए। एक हमने फॉर्मूला नोट डाउन किया था जिस टाइम पर हम पीएच कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, बफर वाला। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला था जिसमें हम लिख रहे थे pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं इस समय, हमें POH मिलेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है हमारे पास बेस है। ठीक है, तो हमें बफर जो है बेसिक उससे हमें मिल रहा है वीक बेस से, तो हमें POH मिलेगा इसका। तो pH इक्वल्स टू हो जाएगा PKB प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपके और बेस की कंसंट्रेशन कितनी बची है आपके इस कोनिकल फ्लास्क में, उसकी बात हो रही है, कितना सॉल्ट बना कितना बेस बना। ठीक है, तो POH इक्वल्स टू PKB कैसे निकालेंगे, सॉरी, तो PKB लिख लीजिए, चलिए, PKB इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ KB कितना बताया था मैंने, माइनस लॉग ऑफ KB 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो PKB इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4.74 समथिंग, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क PKB मिल गया हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पता करना है पहली चीज, और हमें क्या पता करना है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना रह गया है। ठीक है, ये जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, हमने इसमें 25 ml जब HCl डाल दिया तो हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ बेस इसमें अब रह गया है रिएक्ट होने के बाद। सॉल्ट, इतना सॉल्ट बन गया और इतना बेस बन गया। तो मैंने कहा आपसे हम हाफ वे पे पहुंच गए, मान लीजिए हाफ वे या फिर मिड पॉइंट पे पहुंच गए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने 25 ml HCl ऐड किया है। When 25 ml of HCl added, तो क्या हुआ, जब हमने 25 ml HCl ऐड कर दिया इसमें, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम हो गया 25 प्लस 50 75 ml का हो गया ये टोटल वॉल्यूम इसका। इसमें कितना इक्विवेलेंट सॉल्ट बना होगा, 25 इक्विवेलेंट सॉल्ट बना होगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हो गया 75, कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल। ऐसे ही बेस आपका 25 ml इक्विवेलेंट यूज हो गया है, कितने में से, टोटल 75 इसका वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, 25 इक्विवेलेंट यूज हो गया है इनटू 0.1। तो ये एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर हमारे सॉल्ट का कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन इक्वल है। और भी कंसंट्रेशंस आप इसमें निकाल सकते हो। मान लीजिए आप चाह रहे हो कि आप 20 ml पे निकालो, जब आपने 20 ml HCl ऐड किया, यानी कि 20 इक्विवेलेंट सॉल्ट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आपका 50 में से
30 इक्विवेलेंट बेस बचेगा, राइट, और बाकी 20 यूज हो जाएगा। तो उस हिसाब से कंसंट्रेशन रख रख के हम चेंज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर 100 में से 99 बचा रहे थे एसिड के केस में जब हमने देखा था, तो उस हिसाब से आप कंसंट्रेशन किसी भी ml पे, किसी भी आप अपने टाइट्रेशन के पॉइंट पे ड्यूरिंग द टाइट्रेशन आप कैलकुलेट इस फॉर्मूले से कर सकते हो, बिकॉज ये हमारा बफर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। तो अगर हम इसका कंसंट्रेशन देखें 0.033 समथिंग आता है, यहाँ पर भी 0.0333 समथिंग आएगा। तो इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम POH के फॉर्मूले में। तो पी के भी हमारा आया था 4.74 प्लस लॉग, अब देखो यहाँ पर दोनों जगह हम ये पुट करेंगे तो सीधे सीधे हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं करते हैं, log 1 रख देते हैं और log 1 इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो 0 हो गया, यानी कि एट मिड पॉइंट आपका जो POH होता है वो किसके बराबर होता है, आपके PKB के बराबर होता है। अब आपको भी यहाँ पे POH मिला है, आपको pH निकालना बाकी है। तो अगेन pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, यानी कि pH इक्वल्स टू ये वॉल्यूम, ये सॉरी ये POH यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाता है हमारा 9.26 अराउंड, ये हमारा आ जाता है। अब हम इस वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं अपने ग्राफ में कि एट 25 ml हमारा pH क्या आया है, ठीक है। तो अगर हम अपने ग्राफ की तरफ बढ़ें दोबारा से, तो एट 25 मान लीजिए कहाँ होगा 25, 20 और 30 है ये, तो 25 यहाँ होगा। तो 25 ml पर आपका जो pH आया है वो लगभग आ रहा है आपका 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये जस्टिफाइड है यहाँ से। अब हम एट इक्विवेलेंट पॉइंट अगर हम बात करें, बिल्कुल हम इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर हमने पूरा अमाउंट ऑफ 50 ml टाइट्रेंट था हमारे पास, और जो भी हमारा जो हमने HCl ऐड किया उतना ऐड कर दिया कि सारा का सारा अमोनिया जो है वो यूज हो गया है। तो अब हम आ जाते हैं उसी पॉइंट पर जिस कि क्या हो रहा था उस पॉइंट पर, एट इक्विवेलेंट पॉइंट पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, अगेन उसको वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये जो 50 ml हमारा अमोनिया है ये कंप्लीटली यूज्ड हो चुका है, ठीक है, एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, और हमारे पास एक सॉल्ट बन के आ गया है अमोनिया का, अमोनियम सॉल्ट बन के आ गया है अमोनियम क्लोराइड के नाम से, जिसका डिसोसिएशन भी लगातार हो रहा है डेफिनेटली। लेकिन कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो पुराना फॉर्मूला है उसे हम ध्यान में रखेंगे कि pH इक्वल्स टू हाफ PKW माइनस हाफ PKB, क्योंकि देखिए अभी हमने पहले Ka लिखा था तो यहाँ प्लस था, ठीक है, माइनस हाफ log C, राइट। अगर हम यहाँ पर प्लस प्लस करें, ठीक है, तो हमारा POH से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, फिर उसे हमें pH में से माइनस करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसको यहाँ माइनस ले लेते हैं। तो जितनी भी आपने ऐसी कैलकुलेशंस देखी होंगी इक्विवेलेंस पॉइंट वाली, उसमें आपने एसिड और बफर के लिए दोनों केस अलग अलग देखे होंगे। तो अब हम इसका क्या करते हैं, वैल्यूज को सिर्फ हमें पुट करना रह जाता है। तो अब हमें पता है हाफ इंटू PKW कितना होता है 14 माइनस 1/2 PKB हमने कितना निकाला था 4.74 ऊपर, ठीक है, दिखा देते हैं PKB इक्वल्स टू 4.74, ठीक है। कंसंट्रेशन हमने 0.1 ले रखा है, log 0.1, ठीक है। इन सबको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे log निकालना पड़ेगा एक जगह पर हमें, और बाकी जगह पे मल्टीप्लाई डिवीजन करने के बाद, सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है 5.13 अराउंड pH,
तो एट इक्विवेलेंट पॉइंट आपने देखा कि पीएच कितना है 5.13। अब इसे प्लॉट करके देख लेंगे यहाँ पर अपने ग्राफ में कि इक्विवेलेंट पॉइंट पर पीएच कितना है 5.13 के अराउंड, यानी कि इसको हम अगर प्लॉट करके देखें तो हमारा जो इक्विवेलेंट पॉइंट है 50 ml पे आ रहा है पीएच कितना 5.13 के अराउंड। ठीक है, यानी कि 7 नहीं है, 7 से कम है। तो मैंने आपको जैसा बताया स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन में क्या हो रहा होगा, डिसोसिएशन हो रहा होगा लगातार। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। ठीक, तो क्या है वहां पर जो उसका पीएच आ रहा है वो 7 से कम आ रहा है एट इक्विवेलेंस पॉइंट। राइट, अब एक भी ड्रॉप ऑफ HCl अगर हम उसमें ऐड एक्स्ट्रा करते हैं तो एक्स्ट्रा एक भी ड्रॉप ऐड करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो पीएच है एकदम से डाउन चला जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमारा पीएच एकदम डाउन हो जा रहा है आगे फर्दर। ठीक है, तो ये आप देखोगे जो ग्राफ है आपका वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड इस टाइप से आपका बन के सामने आता है। अच्छा, इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो इस टाइट्रेशन में अगर हमें एंड पॉइंट इंडिकेटर से देखना होगा तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में हमेशा आपको पॉइंट आउट करती हूँ, पता होना चाहिए इक्विवेलेंट पॉइंट थ्योरेटिकल स्ट्रेचोमेट्रिक एंड ऑफ द टाइट्रेशन है, और एंड पॉइंट का मतलब कि कलर चेंज की वजह से जो आपके विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर हम कलर चेंज देखते हैं, दैट इज एंड पॉइंट। तो इस टाइप के टाइट्रेशन में वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन में डेफिनेटली हमारी जो पीएच रेंज होगी इंडिकेटर की वो एसिडिक रेंज वाली लेना पड़ेगी। इसलिए हम उसमें मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ब्रोमोफेनॉल ब्लू इस टाइप के इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं इस टाइप के टाइट्रेशन को करने के लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए, कोशिश करेंगे कि वहीं आपके समस्या का समाधान हो जाए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।